नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं और मित्रों। अभी तक हमने सारा आकाश के 4 अध्याय पढ़ चुके हैं और हमने देखा है कि किस प्रकार से समर के मन में तमाम तरह की परेशानियां हैं। वह यही सोचता रहता है कि मैं कहीं एकांत में बैठकर इतना रोऊं कि बेहोश हो जाऊं, और उसे किसी भी जगह पर चैन नहीं मिलता है। अब अध्याय 5 में क्या होता है देखते हैं। एक दिन खाना देते समय मुन्नी ने पूछा, भैया तुम भाभी से जरा भी नहीं बोले? मैंने आशा जानने के लिए उसका चेहरा देखा और थाली अपनी ओर खींचते हुए संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं। स्वर में जरा भी उत्सुकता नहीं थी। हाँ, कुतूहल जरूर हुआ कि मुन्नी को यह बात सूझी क्यों। दूसरी शादी करोगे? वह चूल्हे के सामने बैठी एक कोयले से यूं ही जमीन पर निरर्थक कुछ काटती रही। हाँ हाँ, एक शादी करा के तो उसे गला रही हो, दूसरी किसके नाम को रोएगी? अचानक मेरे मुंह से निकला। तभी सहसा पहली बार क्षण के एक अविभाज्य खंड में यह बात मेरे सामने बिजली सी कौंध उठी कि हम सब घर वालों के व्यवहार से प्रभा जाने कितनी दुखी हुई होगी। उसकी ओर से कभी भी किसी ने सोचा ही नहीं। अब तो यह इस तरह सब उसे भूल गए हैं जैसे वह मर गई हो। अचानक दिमाग में आया, कहीं अत्यंत दुखी होकर उसने यह तो नहीं लिख दिया कि अगर मैं उससे खुश नहीं हूं तो दूसरी शादी कर लूं। पढ़ी और सुनी, इस तरह की कई लड़कियों की बातें दिमाग में आई। मन हुआ पूछूं, प्रभा ने कुछ लिखा है क्या? निगला हुआ कौर न जाने किस शक्ति से उलटकर ऊपर आने लगा। मुझे खाना बेस्वाद लगने लगा, भूख मर गई। उठते हुए ज्वार को एक एक घूंट पानी से दबाकर पूछा, तुझसे कौन कह रहा था, अम्मा? नहीं, यूं ही पूछा मैंने तो। मुन्नी टाल गई। फिर जाने क्या मेरे चेहरे की ओर देखकर बोली, रात को खाना वाना खाकर जब भाभी अम्मा के पैर दबाती है ना, तभी अक्सर इस तरह की बातें होती हैं। वह अपनी कलाई ऊंची करके हाथ की चूड़ियां उठाते गिराती रही। मुन्नी, मैं सच कहता हूँ, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। भले ढंग से पढ़ना चाहता हूँ सो पढ़ाया तक तो जाता नहीं। अब 4-4 शादियां करके रख दो, मैंने रुआंसे स्वर में कहा। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा भैया एक बात बताएं। स्वर में लगा जैसे कोई रहस्य खोलना चाहती हो। मेरे चेहरे पर सवाल उभर आया। तभी सहसा द्वार पर भाभी खड़ी दिखाई दी। पूरा खाना बनाने की जल्दी में सिर्फ नहा कर चली आई थी। ढेर के ढेर निचड़े कपड़े कंधों पर पड़े थे। देखते ही बोली, ओह, आज तो मुन्नी बीबी खाना दे रही हैं। मैं इसलिए भागी आई कि लाला जी तो चुपचाप बैठे होंगे कि कोई खाना दे दे तो खा ले और फिर उठकर चले जाएंगे बिना खाए पिए। हमारे लाला जी को तो जाने क्या हो गया है। वह धीरे से मेरे सामने वाली दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई। थकान से हाँफ रही थी, पेट से थी। कंधे से सारे कपड़े उतारकर मुन्नी की ओर बढ़ाकर खुशामद के स्वर में बोली, मुन्नी बेबी कैसी अच्छी हो, जरा इन्हें सुखा दो। अच्छा जी, तुम्हें हम ही मिले हैं काम कराने को, अपने आप क्यों नहीं सुखा आती? मुन्नी ने नखरे से कहा। तुम्हारी कसम बीबी जी, सारे हाथ टूट गए धोते धोते। तुम्हारे पैरों पड़ूं, जरा चली जाओ, भाभी ने अत्यंत थके हुए स्वर में कहा और कुछ विचित्र सी दृष्टि से मुन्नी की आंखों में देखा। फिर खुद ही हंसकर छेप गई। मुन्नी भी हंस पड़ी और कपड़े लेकर चली गई। मैं छोटे छोटे टुकड़े खाता रहा। खाने की कतई इच्छा नहीं हो रही थी। भाभी थोड़ी देर माथे पर हाथ रखे अपलक कुछ सोचती रही, जैसे मुझे खाते देखकर कोई बात उनके दिमाग में आ रही हो। फिर अपने आप से बोली, इस बार तो दिवाली से पहले ही काफ़ी जाड़ा पड़ने लगा। दिवाली के कितने दिन और हैं लाला जी? होंगे 10-15 दिन और, मैंने लापरवाही से उत्तर दिया। उंगलियों की पोरों पर हिसाब लगाकर बोली, इस दिवाली को ठीक 6 महीने हो जाएंगे तुम्हारी शादी को। अरे 6 महीने बीत गए, एक एक दिन चाहे जितनी घुटन में काटा हो, लेकिन अब लगा कि यह समय कितनी जल्दी गुजर गया। पता नहीं इस बीच में प्रभा का क्या हुआ। घर में एक आध पत्र तो आया ही होगा। सोचा बाद में मुन्नी से पूछूंगा। लेकिन मुन्नी मुझसे कहना क्या चाहती थी? आज ये सब लोग मेरी शादी की ही बातें क्यों कर रहे हैं? इधर मेरे स्वभाव में यह विचित्र बात आ गई है कि उत्सुकता और उल्लास एकदम मर ही गए हैं। जानने की उत्कंठा एक आध बार मन में उठी और मर गई। सोच लिया शायद घर में ही कोई बात हुई होगी।
तुम्हारा ब्याह भी क्या हुआ लाला जी? बड़े निराश और अपनेपन के स्वर में गहरी सांस लेकर भाभी अन्य मनस्क स्वर में बोली। क्या क्या अरमान थे, पर सब पर पानी फिर गया। लेन देन की तो खैर कोई बात नहीं, एक आध साल में आई गई बात हो जाती है, लेकिन वह महारानी जी तो जिंदगी भर को बध गई। उन लोगों ने शायद भेजने को लिखा है। उनकी पिछली बात न सुनकर मैं बोला, तुम्हें ही बड़ा शौक था, तुम ही मरी जाती थी कि बहू ऐसी है वैसी है। लो सुनो लाला जी की बातें, मैं क्या उसके पेट में घुस के देख आई? अरे सुनी सुनी बात मैंने कह दी। फिर गहरी सांस ली। ओफो, हद है घमंड की भी। आने जाने के नाम खाक धूल नहीं, और घमंड ऐसा, कसम से कहती हूँ, मैं तो इतनी बड़ी हो गई, ऐसी घमंडी औरत अपने ज़िंदगी में नहीं देखी। बोलो गुण करतब हो तो नखरे भी सहे जाएंगे, कोरे नखरे कौन उठाएगा? असल में उन्होंने लेना चाहा पढ़ाई और खूबसूरती के रौब में, सो ऐसी राजा इंद्र की परी भी नहीं लेगी। भाभी मेरे मुंह के भाव देखने को चुप हो गई, फिर न जाने क्या सोचकर बोली। हंसी तो मुझे तब आई जब घड़ी हाथ में बांध के रानी जी चौके में पहुंची। वो तो मैं ही चुप हो गई, लेकिन जब उसने कहा दाल तो मैंने चख ली थी अम्मा जी, तो उसी पर जमीन आसमान एक कर देती। मैंने कहा जाने दो। बोलो जिस आदमी को सबसे पहले खाना है पहले वह खाएगा, तुम चखने वाली होती ही कौन हो? मैं ऊब उठा। कॉलेज को देर हो रही थी। कहा भाभी कॉलेज को देर हो रही है, यह खाया नहीं जाता, मुन्नी ने ज़्यादा रख दिया है, और मैं उठ गया। वह पीछे से कहती रही, हाय अभी तुमने खाया ही क्या है लाला जी? तुम्हें मेरी कसम है, इस रोटी को तो मत छोड़ो। नहीं नहीं भाभी, पीरियड ख़त्म करके आऊँगा तब खा लूँगा, चलते चलते सुनाई दिया। नकली हंसी में लपेट कर कहा गया उनका वाक्य आ तो रही है, लेकिन दबा के रखना लाला जी, कह देती हूँ, कसम से पछताओगे। पुरुषों की चुप्पी और स्त्रियों का यह विचित्र व्यवहार समझ में नहीं आता। इन दोनों का क्या अर्थ समझूं? लेकिन मन जैसे सुबह से ही बिगड़ गया। आज अचानक बार बार मन की उदासी से यह बात उठ उठ कर झांकने लगी कि 6 महीने हो गए, जाने उसका क्या हुआ? मुझे क्या वह एक खत तक नहीं लिख सकती थी? शायद मैं पढ़ता और उपेक्षा से फाड़ कर फेंक देता, लेकिन उसे क्या पत्र भी नहीं डालना चाहिए था? इस बीच में कैसी होगी वह? उस आघात के बाद उस पर क्या असर पड़ा होगा? न जाने क्यों एक दुर्निवार मचलन हृदय में हुई कि किसी तरह उसके बारे में कुछ जानूं। क्या क्या कहा होगा उसने अपने घर जाकर। कभी कभी तो मैं सिहर उठता हूँ, सारी जिंदगी इस घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी? हमारा और उसका भविष्य क्या होने जा रहा है? और फिर यह नए सिरे से उठने वाली दूसरी शादी की बात, कहीं मुन्नी इसी के बारे में तो नहीं कह रही थी? बोर्ड की फीस मांगने अम्मा के पास गया तो 25 रुपए का नाम सुनकर ही उनका मुंह खुला रह गया। हाय इतने रुपए मेरे पास कहाँ है भैया, अपने बाबूजी से ही मांगना, बाबूजी से न मांगना पड़े, इसलिए तो अम्मा के पास गया ही था। अब दिल धड़क उठा। एक बार भाई साहब भाभी से मांगने की बात मन में आई, लेकिन जानता था या तो उनके पास भी नहीं होंगे, या जो वक्त बेवक्त के लिए 25-30 रखे भी होंगे उन्हें वे देंगे नहीं। बाबूजी कल बोर्ड की फीस जमा करनी है। जैसे तैसे मैं उनके पास जाकर मानो अपने आप से बोला। पहले तो कुछ चुप बैठा रहा, फिर सिर झुकाकर निहायत ही मरियल स्वर में कहा, जैसे शराब पीने के लिए रुपए मांग रहा हूँ। सांझ गिरे बाबूजी एक खाट की अदवाइन को कस रहे थे। मेरी ओर पहले तो देखते रहे, फिर घनघनाती आवाज में बोले, कितनी? 25। शब्द का उच्चारण मैंने इस तरह किया मानो मेरे जीवन की 25 सांसें ही बाकी हैं। उन्होंने ओंकार भरी और फिर एक रस्सी को खींचा, उसे कोहनी से दबाकर बोली, ये मेरी पेंशन के 25 रुपए आए हैं, सो इन्हें तुम ले लो, हमारा क्या है, हम तो हड्डे पेलने के हैं, जिंदगी भर सो तुम्हारे लिए करेंगे। करम में लिखा के लाए थे कि लड़के धीरे धींगरे ऊँट हो जाएं तब भी खिलाना, सो खिलाएंगे। कल परसों अमर रो रहा था कि उसकी फीस भी जानी है। अभी दिवाली गई है, खर्चे के मारे ढेर हुआ जा रहा है। कमाने वाला वही एक धीरज है, सो उसे तुम चूस के खा जाओगे, साफ दिख रहा है। उन्होंने कमीज के भीतर हाथ डालकर बनियान की जेब से नोट निकाले और बिना गिने ही मेरे सामने खाट पर डाल दिए। अब उठा लो ही नहीं, यों खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सामने पड़े नोटों को उठा लूँ। एकदम मन में आया कि यूं ही उल्टे पैरों चला जाऊं और इस सारी पढ़ाई लिखाई में लात मारकर कहीं से लाकर रुपयों का इतना बड़ा ढेर लगा दूं कि इन लोगों का मन भर जाए,
कहूँ लो रुपया, कितना चाहिए? रुपया रुपया रुपया। एक बार मुझे यूं ही खड़ा देखकर बाबूजी ने सिर झुका लिया, फिर एकदम बदले हुए स्वर में बोले, कितनी परेशानियां हैं समर, तुम ही सोचो, हमारा ही दिल जानता है। बताओ मैं क्या करूं? कहीं दोबारा नौकरी करने को हाथों पैरों में दम नहीं है। इधर उस धीरज की बहू के दिन भी पूरे हो रहे हैं, जान को एक नई आफत। बड़ी बहू का पहला बच्चा है, तुम जानो कम खर्च होगा। सारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, ठीक समय पर उन्हें खाना पहनना होना चाहिए। तुम्हारी अम्मा चूल्हे में सिर झोंकते झोंकते इस हालत को आ गई है। बुढ़ापे का शरीर, बहुत किया उस बेचारी ने भी, अब उससे नहीं होता। 30 साल से बिना सांस लिए वही तो करती रही है। न हो तो जरा जाकर अपनी बहू को ही लिवा लाओ, कुछ तो मदद मिलेगी। नौकरी कॉलेज वालों को खाना तो ठीक समय पर मिल जाएगा, कुछ मुन्नी हाथ बटा कर लेगी। अब मुन्नी को भी यही रहना है, सारी बिरादरी के लोग थूकते हैं, लेकिन करें क्या, एक मुसीबत है। सारी स्थिति को बाबूजी के दृष्टिकोण से रखकर उस क्षण सचमुच उनकी मजबूरी पर मुझे बड़ी दया आई। अगर वे कटखने या चिड़चिड़े हो गए हैं तो इसमें उन बेचारों का क्या कसूर? बेचारे कहाँ तक करें। गले का घूंट लील कर बड़ा साहस करके मैंने कहा, बाबूजी अमर को भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। उनका स्वर एकदम बदल गया, कड़क कर बोले, अमर चला जाएगा, तुम्हारा तो दम निकलता है बहू का नाम सुनकर। भेड़िया है ना, सो खा जाएगी। अच्छी थुकावा औलाद हुई है। सब अपने अपने आप को न जाने किस लाट साहब का बच्चा समझते हैं। किसी का कुछ दिमाग कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे भी देखना है कि कब तक नहीं बोलेगा। लाख समझाया कि दूसरे के घर की लड़की है, क्या समझेगी, क्या कहेगी अपने घर जाकर। और हमें भी तो शादी ब्याह करनी है। लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, किस किस का मुंह पकड़ोगे? लेकिन बेटे हैं कि अपनी तीरंदाजी में किसी को अपने सामने बदते ही नहीं। असल का हो तो जिंदगी भर मत बोलियो। बिजली की तरह भाभी की एक बात पहुंच गई। स्वर में मजाक भरकर लेकिन सलाह देने के लहजे में उन्होंने एक दिन कहा था, लाला जी, बाबूजी आज अम्मा जी से कह रहे थे, मालूम है? मैंने जवाब नहीं दिया तो बोली, कहते थे कि ना हो तो समर से कहो किसी डॉक्टर वैद्य से मिल ले, अच्छी तरह दिखा ले, जो फीस लगेगी दे देंगे। मैं समझा नहीं, पूछा क्यों, मुझे क्या हुआ? तो भाभी मुंह में आंचल भरकर हंसती रही और मैं क्रोध में बनना उठा। आगे अदवाइन की रस्सी को ज़रूरत गैर ज़रूरत बाबूजी दांत भींच भींच कर कसते रहे और मैं रुपए उठाकर बिना एक क्षण रुके चुपचाप चला गया। छी, इन लोगों का दिमाग भी कहाँ तक जाता है। बाबूजी अभी भी बड़बड़ा रहे थे और उनकी आवाज़ मेरे भीतर के क्रोध को बढ़ा रही थी। जो ये कहें सो करो, कहें शादी करो तो शादी कर लो, कहें उसे पहुँचाओ लिवा लाओ तो पहुँचा लिवाओ। जन्म जिंदगी में 25 रुपए मांगे हैं, सो यह सब सुनना पड़ा। वह तो कहो कि दौड़ भाग कर फीस माफ़ करा ली थी, वरना हर महीने एक महाभारत खड़ा रहता। जब पढ़ा लिखा और लिखा नहीं सकते थे ढंग से, तो पैदा ही क्यों किया? किताब कॉपी के लिए पैसा नहीं मांगता, कपड़े फट रहे हैं, पुरानों में ही सिकुड़ सिकुड़ा कर काम चला रहा हूँ। उनके ही आसरे इस सारे जाड़े से लड़ना है। एक पैसा सिनेमा जाने क्या कोई चीज़ खाने को नहीं मांगता। उस पर यह हाल है। हम धींगरे और ऊँट हो गए हैं। अरे तुम्हें लगे तो बुलाओ बहू को, न लगे जिंदगी भर मत बुलाओ, मुझसे पूछकर ही सारे काम होते हैं। ऐसे ही तो मेरा कहना मानते हो ना? शादी करते वक्त सुनी थी मेरी एक बात, उस वक्त तुम लड़के हो जी, इस वक्त चुप रहो, ज़्यादा ज़बान लड़ाई तो हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे। ये अब फोड़े ना, मैं ही रह गया हूँ सारे घर में उसे लेने जाने के लिए। अमर क्यों नहीं जा सकता? छोटा है कहकर उसकी आदतें बिगाड़ ली हैं। हमें क्या है, भुगतना खुद आगे जाकर। हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि ज़िंदगी भर बोलता हूँ या नहीं। यह तो मेरे हाथ की बात है, बोलने को मजबूर तो नहीं कर सकते। शादी थोड़ी ही है कि ज़बरदस्ती से काम हो जाएगा। अरे यह तो अपना मन है, नहीं बोलते बिरादरी में बदनामी होती है। इस तरह से अमर अपने फीस के पैसे ले करके अब वहाँ से चला जाता है और यह अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है। प्रभा अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रभा को लेकर के आने के लिए कौन जाता है और उसके बाद समर के साथ क्या होता है। इन सभी बातों पर फिर से 6वें अध्याय में विचार करेंगे। अगर मेरी कहानी कहने का अंदाज़ आपको पसंद आया हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए।
फिर 6वें अध्याय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।